Hello everyone, how are you all? I am Alok. Today we are going to start chapter number 5 of your civics section, that is working of institutions. इस चैप्टर का अगर अपन ओवरव्यू देखें तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, जो भी वर्किंग करती है, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसमें पार्ट लेते हैं और उनकी क्या क्या वर्किंग होती है। एक्चुअली वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले पेज पे आप देखेंगे कि एक क्वेश्चंस है हेडिंग में, हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसीज डिसीज़न टेकन। ओके, कि आपकी जो मेजर पॉलिसी डिसीज़न है वो कैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑर्डर दिया गया है, ये इशू हुआ था अगस्त 30, 1990 में। इसको हम ऑफिस मेमोरेंडम भी बोलते हैं। ओके, ये मतलब आम गवर्नमेंट ऑर्डर्स की तरह नहीं था। इसका मतलब इस एक नंबर भी था, OM नंबर 36012/31/90 EST और ब्रैकेट में SCT। ठीक है, ये इशू हुआ था 13 अगस्त 1990 में। ओके, जॉइंट सेक्रेटरी और ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, इन्होंने इस ऑर्डर को साइन किया था। ओके, पहले अब हम ये ऑर्डर देख लेते हैं कि है क्या। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो ऑर्डर है, ठीक है, डेटेड 13/8/1990। इसमें सब्जेक्ट क्या है कि 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट और सर्विसेज। मतलब कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, ओके, मतलब कि बैकवर्ड कैटेगरी से आते हैं, सोशली और एजुकेशनली, उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंटल जॉब्स में, कि जो जॉब मिलती हैं उनमें जो सोशली और एजुकेशनली पिछड़े हुए हैं उनको 27% जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जब ये ऑर्डर आया तो बहुत ज़्यादा राइट्स हुए, बहुत ही ज़्यादा दंगे फसाद हुए। ठीक है, काफ़ी सारा विरोध हुआ। फिर उसके बाद मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने बोला। फिर उसके बाद आप सेकंड एक ऑर्डर देख रहे होंगे, ये है 8 सितंबर 1993 का। ओके, इसमें क्या बोला गया है, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसमें इसको सुधार के क्या कर दिया गया कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट थी उसे हटा के क्या बोला गया, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% जो रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा। ओके, तो हमें ये नहीं देखना है कि इसमें कि ऑर्डर में क्या था क्या नहीं था, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हु इज़ द डिसीज़न मेकर, किसने ये डिसीज़न लिया। ओके, तो अब हमारी हेडिंग है सेकंड पेज पे, द डिसीज़न मेकर्स। तो किसने ये डिसीज़न लिया, तो अगर आप देखें तो उस जो वो ऑर्डर है उस पर साइन थे जो ऑफिसर है मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन के। ठीक है, तो क्या उन्होंने अकेले ये इतना बड़ा डिसीज़न ले लिया, क्योंकि डिसीज़न तो बहुत बड़ा था कि सीधा 27% जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में है वो अदर बैकवर्ड कास्ट को दे दिया गया। ओके, तो एक पर्सन तो मिलके ले नहीं सकता। ओके, तो कौन कौन है जो हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाता है, कौन कौन है जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न है, मेजर डिसीज़न है कंट्रीज़ के, वो लेता है। ओके, तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले पॉइंट आ जाता है प्रेसिडेंट। ओके, जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है और उसके पास हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी रहती है कंट्री में। सेकंड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हैं, जो गवर्नमेंटल पावर्स को एक्चुअल में एक्सरसाइज करते हैं, मतलब कि एक प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है और मोस्ट ऑफ द डिसीज़न वही लेते हैं गवर्नमेंट मीटिंग्स में। ओके, उसके बाद है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है 2 हाउसेस कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट भी आते हैं और 2 हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा भी आते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको लोकसभा के मेंबर्स का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि मेजॉरिटी में जो लोकसभा के मेंबर्स रहते हैं उसी का प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वो ऑफिस मेमोरेंडम आया, जो वो ऑर्डर पास हुआ गवर्नमेंटल ऑर्डर, तो वो कैसे पास हुआ कि पहले एक उन्होंने 1979 में बैकवर्ड क्लास कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बंदे को अपॉइंट किया। ठीक है, उसके बाद इसको हेड किया गया BP मंडल के द्वारा। एक पर्सन थे BP मंडल जिन्होंने इस कमीशन को हेड किया।
ओके। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1980 में रिकमेंडेशन दिए कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको लेके क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन हम ले सकते हैं। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को प्रोवाइड की जाए। अब क्या हुआ, कई सालों बाद फिर जो एक पार्टी थी जनता दल, वो लोकसभा इलेक्शन में 1989 में उसने फाइट किया और उसने अपने इलेक्शन में मैनिफेस्टो जो चुनाव प्रचार होते हैं उसमें बोला कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें 27% अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन देने की बात की है, हम अगर जीतते हैं तो हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि इनकी सरकार जो थी जनता दल की वो गवर्नमेंट में आ गई और उनके जो लीडर थे वीपी सिंह वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और आते ही उन्होंने सेवरल डेवलपमेंट्स जो थे उन पर ध्यान दिया। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट को अनाउंस किया और वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने मंडल कमीशन को की जो रिपोर्ट थी उसको इम्प्लीमेंट करने का बोला। 6 अगस्त 1990 में यूनियन कैबिनेट जो है उसने फॉर्मल डिसीजन लिया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का। नेक्स्ट डे मतलब कि 7 अगस्त को जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह है उन्होंने डिसीजन ले लिया दोनों हाउस में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में, और ये बिल पास हो गया कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है 27 रिजर्वेशन वाली उसको हम लागू करेंगे। डिसीजन ऑफ कैबिनेट जो था अब वो पास हुआ कब, 13 अगस्त 1990 में, जो कि हमने देखा ना ऑर्डर, वो कब पास हुआ था 13 अगस्त 1990 में, जिसको जो हमारा मिनिस्टर ऑफ पब्लिक ग्रेवियंस और पर्सनल एंड ट्रेनिंग है उसने इसको साइन किया और फिर ये पास हो गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इस पर कई सारे व्यूज़ आने लगे, कई न्यूज़पेपर मैगजीन इसी से भरे पड़े थे, कुछ इसको सही बता रहे थे, कुछ इसको गलत बता रहे थे। लोग बोल रहे थे इससे इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि इससे भेदभाव होगा, कि अपर कास्ट वालों को मतलब डिनाई कर रहे हैं ये एकदम। फिर सारी चीज़ें हुई, तो अब इसको सॉल्व कौन करेगा कि ये बिल सही है या गलत है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर सही है या गलत है इसको डिसाइड कौन करेगा, तो फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इज़ द इंस्टीट्यूशन हु डिसाइड कि विच इज़ राइट और रॉन्ग। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में गया ये मामला। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड बताया और लेकिन कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करने को बोला, मॉडिफाई करने को बोला। तो अब हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी, ध्यान से सुनना आप, कि पहली चीज़ क्या कि डिसीज़न मेकर कौन है। डिसीज़न मेकर हैं हमारे जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना, जो लोकसभा और राज्यसभा में हमारे सांसद बैठे हुए हैं। ओके, उसके बाद इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये करते हैं ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट जो हैं, IAS IPS और उनसे उनके ऊपर भी जो ग्रुप बना हुआ है। ओके, उसके बाद अब वो डिसीज़न सही है या नहीं है ना, जो डिस्प्यूट आएंगे उनको सॉल्व कौन करेगा, तो थर्ड चीज़ सामने निकल के आई सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करता है। ओके, तो अब इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो अब हम देखेंगे नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्यों हमें ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ डिसीजन। मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो कैबिनेट, लोकसभा और राज्यसभा में बैठे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इम्पॉर्टेंट डिसीज़न और पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाते हैं। ओके, फिर सेकंड नंबर पे कौन बताया था, सिविल सर्वेंट्स, जो कि साथ मिलकर काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि जो मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर थर्ड हमने क्या इंस्टीट्यूशन बताया था, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे जितने भी डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन सिटीज़न और गवर्नमेंट वो फाइनली सेटल्ड किए जाते हैं। ओके, तो अब क्यों ज़रूरी है ये इंस्टीट्यूशन, अगर हमें नए नए पॉलिसीज़ चाहिए, है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर किसी एक बंदे को हमने बिठा दिया कि वही सारे डिसीज़न ले ली, मान लो कि प्रधानमंत्री ही सारे डिसीज़न लेता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जल्दी डिसीज़न ले लेंगे, जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो क्या ये सही है? नहीं है सही, क्योंकि अगर हम लोकसभा और राज्यसभा
यहाँ के थ्रू अगर डिसीजंस लेते हैं, ओके, इसमें टाइम ज़रूर लगता है क्योंकि एक बंदा लेगा तो जल्दी डिसीजन ले लेगा, सारे मिल के लेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन उसमें एक्सपर्ट्स व्यू आते हैं, काफ़ी डिस्कशन होता है, उसके बाद जो चीज़ एक्चुअली सही होती है फिर वही इम्प्लीमेंट की जाती है। इसलिए ये अगर हम बोलें कि प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट है, इंस्टीट्यूशन है, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर कोई चीज़ में टाइम लगता है तो वो फिर फ्री फ्रॉम बायस भी होती है, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सिविल सर्वेंट्स की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि हमारा इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ पॉपुलेशन है, ओके। उसके बाद इतने बड़े देश में जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है तो हमें सिविल सर्वेंट्स जो हैं लाइक IAS IPS, तो उनके थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ओके। थर्ड है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो सारे डिस्प्यूट्स, सिटीज़न जो है राइट्स कर रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट है जो बताएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ओके। और उस पर सुप्रीम कोर्ट को आपको पता ही होगा कि सबकी उस पर आस्था है, ठीक है। सभी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो सही होते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है पार्लियामेंट। तो अभी आपने देखा जो ऑफिस मेमोरेंडम था, इसको जो ऑर्डर साइन किया था वो किया था मिनिस्टर ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना। लेकिन आगे हम देखें कि इसको अपन ने डिस्कस किया कि मेन डिसीजन कौन कौन लेता है, तो प्रेसिडेंट इन्वॉल्व थे और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद देखा कि जो डिस्प्यूट होते हैं उनको कौन सॉल्व करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व था, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा एक मेन चीज़ और होती है, वो है पार्लियामेंट। कोई भी डिसीज़न पार्लियामेंट के बगैर नहीं लिया जा सकता। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हम पढ़ चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुए बिना नहीं ले सकते, ओके। राज्यसभा में और लोकसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं उनके सामने वो डिसीज़न रखा जाएगा, फिर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अगर उसको अलाउ करते हैं तब वो डिसीज़न फाइनल होगा, ओके। लोकसभा में कौन बैठता है? पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव, मींस जो हमने सांसद चुन के ऊपर भेजे हैं वो वहाँ पे एज अ मेंबर बैठते हैं और फिर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो डिसाइड करते हैं वही होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेन पावर है, सुप्रीम पावर है, वो किसके पास है? लोकसभा के पास, मींस पार्लियामेंट के पास, ओके। तो अब पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? तो पहले क्या है कि पार्लियामेंट के पास फाइनल अथॉरिटी है मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री की। किसी भी कंट्री में अगर कोई लॉ पास करना है तो इसकी फाइनल अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होती है, ओके। अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स उसे डिनाई करते हैं तो वो लॉ डिनाई हो जाएगा, अगर वो पास करते हैं तो वो लॉ पास हो जाएगा, ओके। और पार्लियामेंट के पास न्यू लॉज मेक करने की अथॉरिटी है, एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करने की अथॉरिटी है, एग्जिस्टिंग लॉ को ख़त्म करने की अथॉरिटी है और उसकी जगह कोई अगर दूसरा लॉ लगाना है तो उसकी भी अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है। सेकंड अगर बात करें तो पार्लियामेंट की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट रन कर रही है वो पार्लियामेंट ही रन करती है। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं वो जिस पर्सन को चुनते हैं वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, ओके। उसके बाद जो मनी है जो गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आता है उस मनी का कंट्रोल भी पार्लियामेंट के हाथ में ही होता है कि कहाँ कितना पैसा सैंक्शन करना है, ब्रिज बनवानी है, रोड बनवाने हैं, स्कूल खुलवाने हैं, कॉलेज खुलवाने हैं, ठीक है, डिफेंस आइटम्स खरीदने हैं। ये सारे सैंक्शन कौन करता है? पैसे। पार्लियामेंट के मेंबर्स की परमिशन के बिना ये पैसे सैंक्शन नहीं होते। तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है उसको कंट्रोल करने का पावर भी पार्लियामेंट के पास है। लास्ट अगर हम देखें तो पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू। अब जो जितने भी पब्लिक इशू रहते हैं उन पर डिस्कशन और डिबेट करना ये भी पार्लियामेंट का काम ही है, इसके बिना आगे के डिसीजंस नहीं ले सकते। अब आता है 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो हमें पता है पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो लोकसभा के बारे में जैसे हम बोलें कि इसको बोला जाता है हाउस ऑफ द पीपल्स, मीन्स हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हमने जो चुन के भेजे हैं वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में, ओके। इसलिए लोकसभा को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ पीपल। दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट,
मीन्स अलग अलग जो स्टेट हैं, ठीक है, उनसे जो एक कुछ मेंबर्स जाते हैं उनको बोला जाता है मेंबर काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर राज्यसभा मेंबर। ओके, ये जनरली देखते हैं स्टेट्स, रीजन और फेडरल यूनिट्स के जो इंटरेस्ट है उनको देखते हैं। ओके, अब आपने इंडियन पार्लियामेंट के बारे में अर्लियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा या फिर आपने अभी इलेक्शन हुए तो सुना भी होगा, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, ये आप गूगल भी कर सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको इनका आंसर खुद देना है। तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, हु इलेक्ट द मेंबर्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म, कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड और स्प्लिट परमानेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा हाउस जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, राज्यसभा या लोकसभा। तो जनरली अगर मैं बोलूं तो लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। अब किन किन मैटर्स पे होता है, तो पहला कि अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, उनको दोनों हाउसेस में पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर फाइनल डिसीजन जो है जॉइंट सेशन का वो लोकसभा और राज्यसभा के लोग मिलके लेते हैं, तो लोकसभा में मेंबर्स ज़्यादा हैं तो हम बोल सकते हैं कि लोकसभा का ही डिसीजन जो है वो फाइनल होगा। ओके, उसके बाद लोकसभा कई मैटर्स पे ज़्यादा पावर रखता है। जैसे हम बात करें मनी कंट्रोल का पावर भी लोकसभा के पास है कि जो बजट पास होता है वो लोकसभा में ही होता है, राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। 14 दिन के अंदर वो कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकती है कि ये इसको मॉडिफाई कर दो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ये भी लोकसभा के हाथ में होता है। ओके, लास्ट लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है, क्योंकि लोकसभा में जो मेजॉरिटी के मेंबर्स रहते हैं उन्हीं की सरकार बनती है, वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में ज़्यादा पावर जो रहता है वो लोकसभा के पास रहता है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। ओके, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते कौन हैं? अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हमारे गवर्नमेंट में टॉप लेवल पे, ठीक है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फंक्शन में बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं मिनिस्टर्स हैं या फिर अलग अलग जो समिति हैं उसमें जो सदस्य वगैरह हैं उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोले जाते हैं। पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में इनका मेन रोल प्ले होता है। ओके, अब सेकंड टर्म आता है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, तो अब इनमें कंपैरिजन पूछा है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं जो डायरेक्ट पीपल्स ने अपॉइंट किया है जिनको, ओके, जो पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए उस फील्ड में काम करते हैं। ओके, इनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, इनको पीपल्स अपॉइंट नहीं करते, और पार्टी चाहे आए या जाए ये लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं। ओके, तब बोला जाता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो हैं उनमें पावरफुल कौन है। तो जाहिर सी बात है कि जो मिनिस्टर है उसको काफ़ी कम नॉलेज होता है, वो कोई के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। हमें पता है नेता लोग जो हैं कई तो ऐसे भी होते हैं जो 10वीं फेल होते हैं, है ना, फिर भी उनके हाथ में पावर ज़्यादा क्यों होता है? क्यों? एक एग्जीक्यूटिव जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, सिविल सर्विस IAS IPS क्वालिफाई किया रहता है, फिर भी उससे ज़्यादा पावर एक उस नेता को क्यों होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को क्यों होता है? तो जाहिर सी बात है कि पीपल्स ने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुना है, लोगों ने चुना है और लोगों ने उसको ऊपर भेजा है, तो लोगों को जवाब भी उससे ही देना है। ओके, ना कि जो हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसको जवाब देना है। तो इसीलिए जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल हर एक काम के लिए वही होता है। जो नेता वगैरह होते हैं उन्हीं को पब्लिक को आंसर देना पड़ता है नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में, वरना उन्हें वोट कैसे मिलेगा। इसलिए ज़्यादा पावर भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को दिया गया है। ओके, अब है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री में, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है उसको लोकसभा के जो मेजॉरिटी मिलती है उसके बाद वो अपॉइंट होता है, तो सीधा सीधा वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो
कोई एक अपॉइंट नहीं करता है ना, प्रेसिडेंट जो है वो लीडर ऑफ जो मेजॉरिटी पार्टी हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो हम सीधा बोल सकते हैं जिसको पब्लिक ने, लोगों ने बिठाया है उसके पास ज़्यादा पावर होगा। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा की वजह से अपॉइंट होता है, तो सीधा सीधा लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब हम बात करें प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास मतलब एक फिक्स्ड टेन्योर रहता है 5 ईयर्स का, है ना। साथ में वो अपनी पावर जो है वो एज अ लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी जो है उसके रहते यूज़ करता है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो अदर मिनिस्टर्स हैं। और मिनिस्टर्स जो है वही पार्टी के जो कॉलिशन होता है या फिर मेजॉरिटी होती है लोकसभा में, उसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें अगर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो बॉडी है जिसमें 60 to 80 मिनिस्टर्स अलग अलग रैंक पे होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉप लेवल लीडर्स रहते हैं रूलिंग पार्टी के, जिनके पास में कई सारे मुख्य मिनिस्ट्रीज जो हैं उनके पास होती है। ओके, और इससे इन्हीं मिनिस्टर्स के ग्रुप को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जनरली 21 मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। ये स्मॉलर मिनिस्ट्रीज कहलाती है ये, ठीक है। इसमें जो कैबिनेट मीटिंग्स है उसमें इनको पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं मिलता, केवल कुछ स्पेशल मूवमेंट पे इनको इनवाइट किया जाता है। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये जनरली कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब कि ये एज अ असिस्टेंस कैबिनेट मिनिस्टर काम करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। तो जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। ओके, और गवर्नमेंट का हेड है तो अपनी सारी पावर यूज़ करता है। वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग रहती है उसमें भी हेड रहता है, ठीक है, उसका चेयरपर्सन होता है। तो उस हिसाब से अगर वो चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, उससे कोई भी काम करवा सकता है। ओके, अगर हम बात करें तो कैबिनेट जो है मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, ठीक है। और विद इन द कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबसे पावरफुल पर्सन है। तो हम बोल सकते हैं कि कैबिनेट सबसे पावरफुल है, और कैबिनेट में भी जो सबसे पावरफुल पर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर। इसलिए जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं उनमें जो प्राइम मिनिस्टर की पावर रहती है वो सबसे ऊपर रहती है। ओके, आजकल हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी लगातार बढ़ती जा रही है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखता है कैबिनेट और पार्लियामेंट पे। ओके, जैसे हमने देखा है कि जवाहरलाल नेहरू हुए या इंदिरा गांधी हुए, इनका पब्लिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो इनकी गवर्नमेंट भी उतनी ज़्यादा पावरफुल रही, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से सीधा सीधा पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ओके, अब हम बात करते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ओके, प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है। हमारे पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें हेड ऑफ स्टेट के पास कुछ नॉमिनल पावर्स हैं बस। जैसे कि हम देखें कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन है, ठीक है, उनको ज़्यादा फंक्शन नहीं है, सारा काम वहाँ की ब्रिटेन की पार्लियामेंट देखती है, वहाँ की जो रानी है ना, वो केवल नाम की हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है उसको बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं दिए गए हैं, कुछ नॉमिनल पावर्स हैं। अब प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट पीपल्स से नहीं चुनते हैं, है ना। इसको प्रेसिडेंट को चुनता कौन है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मीन्स लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर हैं, और साथ में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है, मीन्स हमारी जो विधानसभा है एमपी की, उसके जो मेंबर्स हैं विधायक वगैरह, वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और जिस कैंडिडेट को मेजॉरिटी मिलती है उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी अपने जो पॉपुलर मैंडेट है उसको कभी क्लेम नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो हमेशा ज़्यादा रहती है, जबकि जो प्रेसिडेंट है वो केवल एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की तरह होता है जिसके पास कुछ नॉमिनल पावर्स हैं। अब हम बात करेंगे जुडिशरी की। तो जुडिशरी आप समझ ही सकते हैं कि, है ना, जो हमारा डिस्प्यूट जितने भी हो रहे हैं, लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने का काम है वो किसका है, सुप्रीम कोर्ट का। हमारे जो कोर्ट्स हैं उनका काम है, ठीक है।
तो अब आप सिचुएशन मतलब ऐसी चीज़ें इमेजिन करिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पावर नहीं होता कि वो गवर्नमेंट के एक्शन को जज करे, फिर क्या होता, है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर पावर है कि वो मतलब अगर ऐसा होता कि कोई सुप्रीम कोर्ट पे कोई ट्रस्ट ही ना करे, फिर क्या होता। तो मतलब जितने भी डिस्प्यूट हैं उनका सॉल्यूशन हो ही नहीं पाता, है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ऐसी जुडिशरी है जो जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने भी वाद विवाद हैं, उनको हल करती है। अगर वो नहीं होता तो चीज़ें काफ़ी टिपिकल हो जाती। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या कंट्रोल है, क्या क्या पावर्स हैं। तो पहला, कोई भी डिस्प्यूट हो बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में है उसको उन डिस्प्यूट को हैंडल करने का। टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाए उसको भी सुप्रीम कोर्ट हल करता है। बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, अगर कोई राज्य सरकार है उसकी केंद्र सरकार के साथ कोई डिस्प्यूट है उसको भी गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वो सॉल्व करता है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जुडिशरी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सिविल और क्रिमिनल केसेस की, तो ये डिसीज़न जो है वो हाई कोर्ट देखता है। ओके, हाई कोर्ट आपने सुना ही होगा। फिर उससे भी छोटे जो केसेस होते हैं उसको हम सिविल कोर्ट जो है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे देखते हैं। ओके, तो समझ सकते हैं कि जुडिशरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको कौन सॉल्व करेगा। तो एक जुडिशरी होनी चाहिए जो इन डिसीजंस में बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है।